हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में फ़िलहाल जो माहौल है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है मायावती उपचुनाव में उतरती नज़र आ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पर वोट काटने में कामयाब होती हुई नज़र आएंगी। और ऐसे में अगर वोट कटता है तो हो सकता है कि कुछ सीटें भी ये निकालने में यहाँ से कामयाब रहें। और अगर इस दौरान यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मायावती के साथ साठगांठ नहीं होती है और अगर मायावती उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती हैं तो बेशक वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आज़ाद के तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे और चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी मौर्य एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक समय पर दलितों के मुख्य चेहरे कहलाया करते थे, आज उन्हीं का नाम इतना चर्चाओं में क्यों है, आज उन्हीं का नाम इतना विवादों में क्यों है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो दल बदलने के नेता कहलाते हैं, कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में, लेकिन पार्टी से निकाले इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए टिकट मांगते नजर आते हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य एक दुविधा में फंस चुके हैं। वो दुविधा कुछ इस प्रकार की है कि ना तो उनकी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रहा है, जो पार्टी का गठन हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले करते नजर आए थे। बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की, जिसका गठन स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था हर एक पार्टी से दरकिनार होने के बाद। और आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने के लिए बड़े पैतरे आजमाते नजर आ रहे हैं, बड़े गठबंधन करने के प्रस्ताव देते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक भी प्रस्ताव अब तक स्वीकार नहीं हो पा रहा है। कयासों पर बात कर ली जाए तो मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन 25 वर्ष का कार्यकाल एक समय पर निभाने वाले मौर्य पार्टी से बगावत करके निकले थे और आज वही मायावती के पास एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। वही अखिलेश यादव के खेमे में एक बार फिर दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी की साख बचानी है। और यह मुद्दा केवल मौर्य को लेकर नहीं बल्कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं की सीट से संघमित्रा का टिकट काट दिया था। आपको बता दें कि 2019 में सांसदी के पद पर थी, लेकिन 24 में टिकट काट दिया मात्र केवल एक मुद्दे के चलते, बदायूं में हत्याकांड। और बदायूं में जिस हिसाब से वो हत्याकांड हुआ था, 2 बच्चों को निराधार मार दिया था, उन मौत के मुंह में कहीं ना कहीं वो बच्चे जाकर समा गए थे। और कारण बताया जा रहा था प्रशासन, कारण बताया जा रहा था संघमित्रा मौर्य की गैर मौजूदगी, और इसी के चलते संघमित्रा मौर्य का भी टिकट बीजेपी काटती नजर आई थी। आज वही संघमित्रा मौर्य बसपा के खेमे में भी शामिल हो सकती हैं, और यही जो पूरा मुद्दा है वो अब राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, देखिए, स्वामी मौर्य की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं दल बदलने के नेता वो भले ही कहलाए जाते हों, लेकिन जब दलितों को साधने की बात आती थी तो मायावती के साथ साल 2007 में अगर आप याद करें तो बहुमत की सीटें और बहुमत का दलित वर्ग साधने में मौर्य कामयाब हुए थे। इसी के चलते मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी थी, लेकिन आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य दर दर भटक रहे हैं। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कोई शरण देता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए, मायावती के साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है उनकी पार्टी में रहकर, और अब अपनी पार्टी का जब गठन किया है और उसके बाद यहाँ पर गठबंधन के लिए तमाम सियासी दलों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से आप बताती नजर आई हैं कि अभी तक कोई भी दल यहाँ पर गठबंधन करने के लिए उनसे साफ तौर पर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में फ़िलहाल जो माहौल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है मायावती उपचुनाव में उतरती नजर आ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पर वोट काटने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में अगर वोट कटता है तो हो सकता है कि कुछ सीटें भी ये निकालने में यहाँ से कामयाब रहें। और अगर इस दौरान यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मायावती के साथ साठगांठ नहीं होती है और अगर मायावती उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती हैं तो बेशक वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आज़ाद के तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से नगीना से जीत दर्ज की थी, उसी ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं अगर उपचुनाव में उतरे ही हैं तो अब एक बड़ा फेरबदल करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही चर्चित और बहुचर्चित नेता बनते हुए नजर आए हैं। केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात ना करें तो देश भर की राजनीति की बात करें तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाते हैं और अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद उनका ऑफर स्वीकार
कर लेते हैं तो दोनों के लिए ही यहाँ कहीं ना कहीं एक फायदे का सौदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने भले ही यहाँ से नगीना से एक सीट लोकसभा चुनाव में निकाल ली हो, लेकिन उपचुनाव का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस भरा है और यहाँ पर पेचीदा मामला जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर आज़ाद यहाँ पर गठबंधन कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तो दोनों ही दलों को फायदा होता हुआ नजर आएगा, दोनों ही नेताओं को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में मायावती का वोट बैंक बहुत ही अच्छी तरह से खींचने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में भी मायावती का वोट बैंक खींचने में आज़ाद कामयाब होते हुए नजर आए। और ऐसे में उस दौरान दलितों की राजनीति करते हुए नजर आए, लेकिन अब बात केवल दलितों की नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी साधने का आज़ाद प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और आज़ाद मिलकर यहाँ पर गठबंधन कर लेते हैं तो बेशक ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और अगर यहाँ मनीष आपको रोकना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से आपने मुस्लिम वर्ग का जिक्र करा कि मायावती कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखिए मुस्लिम वर्ग को साधने के या मुस्लिम वोट बैंक को साधने का अगर बड़ा प्रयास करते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी की साख पहले बचानी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर या फिर आप यूं कहें कि कहीं ना कहीं के मात्र केवल एक राजनीतिक स्तर पर पार्टी का विकास अब तक हो नहीं पा रहा है। पार्टी के आप देखिए एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की सीट से हारते नजर आए। क्या लगता है इस हारती हुई राजनीति जो इस वक्त चल रही है, जो हार की राजनीति इस वक्त स्वामी मौर्य के लिए चल रही है, ये जीत में कैसे तब्दील हो सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने कहा कि कुशीनगर से हारते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर आश्रुति अगर यहाँ पर रणनीतियाँ अगर बदलने की कोशिश करते हैं, रणनीतियाँ बदलते हैं तो बेशक यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया यहाँ पे इतिहास रचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि छोटा मोटा चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही यहाँ पर साख उनकी है, बहुत ही अच्छा वर्चस्व है उनकी पार्टी का। तो बेशक यहाँ पर अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और गठबंधन के तहत उतरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, चाहे आज़ाद के साथ हो, मायावती के साथ हो, समाजवादी पार्टी के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर अगर गठबंधन करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बात करें संघमित्रा मौर्य की, तो संघमित्रा मौर्य के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि 2019 में बदायूं से यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आई, लेकिन इस बार के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटने के पीछे जो वजह रही वो यहाँ पर हत्या का मामला रहा। तो अब देखिए ये जो हत्या का मामला है, चाहे किसी भी अपराध का मामला हो, देखिए जिस तरह से बदायूं से यहाँ पर संघमित्रा मौर्य का टिकट काटती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, तो अब कहीं ना कहीं दोनों पिता पुत्री यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। और अगर ऐसे में अगर दोनों ही कहीं किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और विधानसभा के उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है। श्रुति, कहीं ना कहीं सफर आसान नहीं रहने वाला है, जो लगातार जो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य पर गाज गिरती नजर आ रही है। सवाल इसी बात पर उठाए जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी साख बचाने के लिए तमाम बड़े प्रयास करते नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं विरोधी जो एक स्वर है वो मौर्य के खिलाफ शुरू होते नजर आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी की साख को भी बचाना चाहते हैं। मायावती की तरफ अगर कहीं ना कहीं अपने पांव मोड़ते नजर आते हैं, मायावती की तरफ अगर कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए बड़े प्रस्ताव रखते नजर आते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ये प्रस्ताव क्या मायावती स्वीकार करती नजर आएंगी? क्योंकि 25 वर्ष का कार्यकाल मायावती के साथ निभाकर निकले हैं। 25 वर्ष बसपा में एक अहम कार्यकर्ता, एक अहम मुख्य चेहरे के तौर पर काम करते नजर आए हैं। चुनावी जनसभाओं में मायावती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखे हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य दर दर भटक रहे हैं। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी साख बिठाने के बाद अखिलेश यादव का गुरूर बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे बुलडोजर मॉडल को लेकर अपने तमाम बड़े बयान देना हो, फिर चाहे गठबंधन को लेकर किसी अन्य दल के पक्ष में खड़े होना हो, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव छोटे गुटों को साधने के लिए, छोटे संगठन दलों को साधने के लिए और अपनी पार्टी का विकास करने के लिए लगातार बड़े प्रयासों में हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर भी आने वाले समय में अपने पांव मुड़ते नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब से अखिलेश यादव की पार्टी से भी दरकिनार किए गए थे, उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बेटी संघमित्रा मौर्य की भी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंच पर रोती नजर आई
आई थी संघमित्रा, लेकिन कारण ये बताती नजर आई थी कि टिकट नहीं मिला इसके लिए नहीं रो रही हूं, मेरा कुछ अपना कारण है इसके लिए रो रही हूं। देखा जाए राजनीतिक नजरिए से तो सियासी गलियारों में हलचल इस बात पर तेज हो चुकी थी कि संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते संघमित्रा मौर्य का कहीं ना कहीं जो एक विरोधी स्वर है भाजपा के खिलाफ अब तेज होता नजर आएगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि स्वामी मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जिनके खिलाफ लगातार हाल ही में तमाम बड़े मुद्दे उठे थे, राजनीति में आखिर वापसी कैसे करते नजर आएंगे। किसी पार्टी का साथ निभाएंगे, किसी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने साथ अपने समर्थन में लेकर आएंगे, या फिर अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का विकास करने के लिए तमाम बड़े पैतरे आजमाते नजर आएंगे। अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।